वॉइस ऑफ पानीपत से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और शेयर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। अभी कोरोना काल चल रहा है, धीरे धीरे सब चीज़ें स्मूथ होती जा रही हैं, अनलॉक होता जा रहा है, लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी शिक्षा के ऊपर है। अभी शिक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह सामने नहीं आ रही कि स्कूल कब खुलेंगे, कॉलेज कब खुलेंगे। इसी बात को लेकर आज हम फिर से पाइट में पहुंचे हैं। पाइट इंस्टीट्यूट के वाइस चेयरमैन मेरे साथ रहेंगे, राकेश दयाल जी, उनसे ही बातचीत करेंगे, क्योंकि जितनी बार भी इनसे बातचीत होती है तो कुछ नई चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। क्योंकि विदेशों की तर्ज पर अब जैसे पढ़ाई का नज़रिया बदल गया, पढ़ाने का नज़रिया बदल गया, शिक्षा का नज़रिया बदल गया। इस दौरान हम लोग बातचीत ये करते रहते हैं कि अब आगे क्या, अब आगे क्या होने वाला है शिक्षा के ऊपर। तो इसीलिए बातचीत करने तायल साहब हमारे साथ हैं। तायल साहब, दूसरी तीसरी बार हम लोग इस बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कोरोना के ऊपर। अभी कोरोना की, क्योंकि सरकार पूरी तरह खुल के बोल नहीं रही कि क्या हो रहा है। अभी +2 के CBSE के भी एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिए। अभी आगे क्या अंदरूनी, क्या 15 जून को जो बातचीत चल रही थी, स्कूल कॉलेज खुलने जा रहे हैं, इसमें कुछ स्थिति साफ हो पाई है? देखिए, अभी कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी कोई गाइडलाइंस, कोई नोटिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं है कि कब से स्कूल्स कॉलेजेस बच्चों के लिए खुलेंगे। बट डेफिनेटली 15 जून जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस स्टाफ के लिए पूरी तरीके से खोल दिए जाएंगे। एंड पर लेकिन बिना बच्चों के तो स्कूल कॉलेजेस नहीं लगते। तो वी एक्सपेक्ट कि 1 जुलाई से ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं, क्योंकि पूरे देश की एक बात अलग है, बिकॉज़ वहाँ पे हर जगह हर स्टेट के अंदर एक अलग अलग इश्यूज़ हैं उनके कोरोना के जो स्टेटस को लेके। पर लेकिन हरियाणा के अंदर काफ़ी हद तक कोरोना जो है वो न्यूट्रलाइज हो चुका है। और पर लेकिन हमको अभी भी सतर्क रहने की ज़रूरत है ताकि ये संक्रमण जो है ये दोबारा ना फैले, क्योंकि बहुत से चैनल्स पे बहुत सी बातें ऐसी हो रही हैं कि जो तीसरी लहर जो होगी वो बच्चों के लिए ख़तरनाक होगी। पर लेकिन जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि बच्चों के लिए ख़तरनाक होगी, क्योंकि पहली लहर और दूसरी लहर के अंदर बच्चे भी संक्रमित हुए हैं। और मैं काफ़ी चैनल्स पे जो ये देखता आ रहा हूँ कि जो इतना परसेंटेज है जो स्टूडेंट्स का या बच्चों का बढ़ा है, तो वो बढ़ने में तो टोटलिटी के अगर हम परसेंटेज देखें तो सब लोगों का बढ़ा है, तो उसके अंदर बच्चे भी हैं। पर लेकिन बच्चों के अंदर कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स देखने या सुनने में नहीं आई, क्योंकि बच्चों के अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो जो आपके एडल्ट्स हैं या जो और एजड लोग हैं उनसे बहुत अच्छी होती है और बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। बहुत ही अगर माइल्ड फॉर्म में अगर उनको कोई सिम्टम्स आते भी हैं तो दे जनरली रिकवर वेरी फास्ट। तो मोर्टेलिटी रेट जो है बच्चों के अंदर बहुत ही कम है। आप परसेंटेजेस में बात करेंगे तो इट वुड बी लेस देन लाइक व्हाट इन कंपैरिजन टू द एल्डर वंस। तो बहुत ही इसमें कोई कंपैरिजन किया नहीं जा सकता, इतना उसके अंदर कम है। तो उसमें मुझे लगता नहीं है कि इतना कोई डरने वाली बात है, क्योंकि जब आप एक पूरी फैमिली, अगर फैमिली मेम्बर कोई संक्रमित होता है तो उसके इम्प्लीकेशंस उसके बच्चे तक भी जाते हैं। तो जब आप सब लोगों के लिए एक सिस्टम को खोलते हैं तो सिर्फ एक बच्चों की पढ़ाई के लिए इसको रोक के रखना, तो आई गेस वी आर किलिंग द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। तो इन चीज़ों के अंदर थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप एक ऑनलाइन जो व्यवस्था है जो हम चलाते हैं या कोई भी चला रहा है, तो ये एक ऑल्टरनेटिव तो है एक सिस्टम में, पर लेकिन ये उसको पूरी तरीके से भरपाई नहीं कर पाता, क्योंकि जो बच्चे यूज़ टू हैं एक ऑफलाइन क्लास के, जो फिज़िकल क्लासेस के टीचिंग के, तो उसके लिए बिल्कुल एकदम एक नए प्लेटफॉर्म पे जाना, उसको पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लेना, सो इट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। तो एक ब्लेंडेड फॉर्म में, क्योंकि जो चीज़ें हमने इस कोरोना काल में सीखी हैं और जो सब ने सीखी हैं, जो शायद अगर ये ना होता तो शायद इतनी इसके अंदर डेवलपमेंट नहीं आती, क्योंकि जब सारे ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं तभी हम एक जो आपके पास विकल्प होता है हम उसके अंदर और कुछ गुंजाइश खोजने की कोशिश करते हैं। नहीं तो वी डोंट इवन डेयर टू डू इट, क्योंकि हम नई चीज़ों के अडॉप्ट करना हमारा एक रेजिस्टेंस बना रहता है। तो मेरे ख्याल से कोरोना ने वो रेजिस्टेंस को दूर किया है और जो हम एक अच्छी तरफ बढ़े हैं,
क्योंकि हम सारी एजुकेशन वी कैन नॉट हैव इन फिजिकल फॉर्म, सो यू नीड टू हैव द ब्लेंडेड फॉर्मेट जो है, जो एजुकेशन 4O का पार्ट है। तो उसको देखते हुए यस कि अभी स्टूडेंट्स और सब पेरेंट्स सब लोग इसे सोच रहे हैं कि किस तरह से स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, दोबारा से रीओपन होंगे, एंड वी आर होपफुल दैट गवर्नमेंट विल टेक ए राइट एंड करेक्टिव एक्शन वेरी सून। बड़ी बात ये आ रही है जी, ऑनलाइन आप लोग पढ़ाई करवा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे वो चीज़ें नहीं सीख रहे हैं जो स्कूल में आके सीखते हैं, सिर्फ एक खाना पूर्ति सी हो रही है मेरे ख्याल में। क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, ऑनलाइन जब पढ़ाई करते हैं वो चीज़ें दिमाग में आती नहीं उनके। फीस भी लगातार स्कूलों की, कॉलेजों की जो है उनकी जा रही है, ऑनलाइन में वो मज़ा भी नहीं आ रहा। तो ऐसे में क्या लगता है, मतलब ऑनलाइन का जो सिस्टम चल रहा है, तो ऐसे तो बच्चों का भविष्य आगे ठीक होगा या ख़राब होगा जो ये सिस्टम अभी चल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि जो ये हम ऑनलाइन एजुकेशन की जो हम बात कर रहे हैं कि हम इस ऑनलाइन को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से इसको चलाते हैं, ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और सेकेंडरी है कि क्या आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। अगर आपके पास ए ऑप्शन नहीं है, जो आप सोचते हो कि यस अगर हमारे पास एक फ़िज़िकल बच्चा अगर स्कूल आ सकता है या कॉलेज आ सकता है, तो देखो उससे तो अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती। देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव टू ए स्टूडेंट कमिंग टू एन इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन बच्चे आएँ, ये बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन अगर वो ना है तो विकल्प क्या है, उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। और अगर 5 तरह के अलग अलग संस्थान जिस तरह से उसको रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, तो एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन उसके उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, वो देखने वाली बात है। और अब जैसे आपने कहा कि बच्चों का भविष्य के बारे में क्या होगा, कि देखिए जो मैं पहले भी कहना चाह रहा हूँ कि जो एजुकेशन 4.0 है वो भी इसी चीज़ के बारे में बात करता है कि आप सारी चीज़ें फिज़िकली नहीं कर सकते, और आने वाली चीज़ों में जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारे पास कंटेम्प्रेरी और जो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम था, हमें उसको बदलना होगा, एक नए तरीके से चलना होगा। क्योंकि जो आज की जो रिक्वायरमेंट है वो मेमोराइजिंग की नहीं है, रट्टा लगाने की नहीं है, एक चीज़ को रिप्रोड्यूस करने की नहीं है। आपको जो आप काम जिस पे ध्यान देना है वो क्रिएटिविटी पे है, इंडिपेंडेंस पे है, कि बच्चों को आप एक इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, बच्चों को एक टाइम भी दे रहे हैं, सेल्फ स्टडी का टाइम भी दे रहे हैं। तो ये कोरोना टाइम ने बहुत दिया है बच्चों को, सेल्फ स्टडी का टाइम भी दिया है, एक्सप्लोर करने का टाइम दिया है, एक्सेस टू गैजेट्स दिया है कि वो एक्सप्लोर कर सकें, रिसर्च कर सकें। और जो ठीक स्कूल्स हैं या जिन लोगों ने या कॉलेजेस ने जो बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे वो आपस में अपनी चीज़ों को रख सकें, अपनी वॉलंटरी पार्टिसिपेट करें हर चीज़ की डिबेट में, हर चीज़ के लिए आपने क्या रिसर्च किया, आपने क्या सीखा, ना कि सिर्फ एक करिकुलम है इसी को रिप्रोड्यूस करना। तो ये एक इंस्टीट्यूशंस को ये जो ऑटोनॉमी मिली है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस आपके यूनिवर्सिटी पैटर्न से उस तरीके से नहीं हो रहे हैं जिस तरह से एक हम देखते हैं, जैसे एक आप क्लासरूम में बैठ के सब लोगों के एग्जामिनेशंस लेते हैं। अब जो वर्चुअल मोड पे जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है तो उसके अंदर चीटिंग, बहुत से बच्चे जो हैं वो चीटिंग के सिस्टम पे चले जाते हैं। तो ये एक सिर्फ यहाँ पे एक दिखावा है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, वो सबको एक यूनिफॉर्म पैटर्न पे उसको लेके आना चाहती हैं। पर लेकिन यस, अगर आपको अपने इंस्टीट्यूशन लेवल पे देखना है तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स अवेलेबल हैं जो आपको आर्टिफिशियल पॉक्टरिंग आप कर सकते हैं। AI पॉक्टरिंग होती है जिसके अंदर आपको बच्चा अगर स्क्रीन के आगे से हिलता है, डुलता है, तो उसकी एक स्क्रीन जो है फ्रीज़ हो जाती है। सो वी आर यूजिंग ऑल दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स, ताकि हम बच्चों को जो इवेलुएट करते हैं और असेस करते हैं। पर लेकिन हम क्या ये असेसमेंट यही ज़रूरी है, मैं इस चीज़ पे हमेशा क्वेश्चन उठाता रहा हूँ कि क्या हमें इनकी मेमोराइजिंग स्किल्स को चेक करना ही एक एजुकेशन है? हम उनकी क्रिएटिविटी पोर्शन क्यों नहीं चेक करते, हम उनके सोशल एस्पेक्ट्स क्यों नहीं चेक करते, हम उनका कॉन्फिडेंस क्यों नहीं चेक करते, वो किस तरह से एक सिचुएशन को डील करते हैं, उनके एनालिटिक्स क्यों नहीं एब्जॉर्व करते? क्योंकि यही चीज़ें जो आगे आने वाले समय में काम आएंगी। तो मैं तो कहूँगा कि येस, दिस टाइम हैज़ गिवन अस ए पोज ऑल्सो टू थिंक एंड इंट्रोस्पेक्ट व्हाट काइंड ऑफ एन सिस्टम वी वांट, और क्या हम उन सिस्टम्स के अंदर कितना आगे पहुँच पाए हैं। क्योंकि जो तरीके जो हम यूज़ करते हैं वो सदियों से यूज़ हो रहे हैं, तो उसके अंदर एक फिनिश आ जाती है कि आपको समझ में आ जाता है, एक्सपेक्टेशंस और जो डिलीवरी है वो मैच करने लगती है। पर लेकिन कोई भी चीज़ एक जब नई आती है तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, कई लोग नहीं समझ पाते कि सिस्टम क्या है, या एक्सपेक्टेशंस में बहुत फ़र्क होता है।
तो क्योंकि लोग इतने इसके ऊपर सोचते नहीं हैं, दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़। तो उन चीज़ों को समझें कि ये क्या है, और हर चीज़ में से एक पॉजिटिविटी निकाल के देखें कि यस, इसमें से पॉजिटिव आउटकम्स क्या हैं, हम इन चीज़ों में से क्या निकालें, ताकि जब ये कोरोना टाइम चला जाए तो इनमें से हम क्या क्या चीज़ें अपने पास रख सकते हैं। तो एक वो अगर उस पहलू से देखा जाए तो यस, इट हैज़ गिवन अ लॉट टू पॉन्डर ऑन थॉट्स कि यस, हम इसमें से ये निकाल सकते हैं और ये चीज़ें हम अपने एजुकेशन सिस्टम में अडॉप्ट करें। तो मैं नहीं कहूँगा कि ये खाना पूर्ति है एजुकेशन अच्छी हो रही है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर लेकिन जो बच्चे अब घर में जो पेरेंट्स देख रहे हैं बच्चों को नहीं पढ़ रहे हैं, वो स्कूल में भी ऐसे ही थे, वो स्कूल में भी नहीं पढ़ते थे, राइट। लेकिन सवाल ये भी जानना ज़रूरी है, क्या हम तैयार हैं इस चीज़ों के लिए? मान लो कि मेरे 3 बच्चे हैं, मिडिल क्लास परिवार से हूँ मैं, तीनों को पहले एक स्मार्टफोन दूंगा मैं, तीनों का मोबाइल का उनका पैक डलवाऊंगा, तीनों की सेम टाइम क्लास होती है। तो ऐसे माहौल में क्या हम तैयार हैं इस ऑनलाइन शिक्षा के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि भारत देश में आपकी जो इंटरनेट की जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वो बहुत सस्ते दर पे हैं, और इतनी सस्ती दरों में पूरे विश्व में किसी भी देश के अंदर सुविधाएं और स्पीड अवेलेबल नहीं है। और जो मोबाइल फ़ोन्स की भी आप बात कर रहे हैं, सब बच्चे जो एक मिडिल उससे फैमिली से भी हैं, तो एक रिक्शे वाले के पास भी एक स्मार्टफोन है। तो मैं नहीं समझता कि बच्चों के लिए अगर एक 5,000 रुपये का फ़ोन अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो कोई बहुत बड़ी बात है। और 3 बच्चे बहुत कम ही लोगों के पास हैं आज के दिन में, तो किसी के पास 1 हैं, किसी के पास 2 हैं। अगर वो मिडिल क्लास का है तो वो 4 बच्चे 5 बच्चे, उसको पहले देखना चाहिए कि अगर बच्चों की अच्छी से परवरिश करनी है तो बच्चे कम हो तो ठीक है, तो उनकी ताकि प्रॉपर तरीके से पढ़ाई वो करा सकें। तो ये देखिए क्या है, ये एक आपकी प्रायोरिटीज़ के ऊपर है कि परिवार बच्चे की एजुकेशन को कितनी प्रायोरिटी देता है। अगर वो प्रायोरिटी देता है तो इतनी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि एक परिवार अपने बच्चे के ऊपर 5,000 रुपये का, और आज अगर एक वाईफाई लगाते हैं तो आप 1,000 रुपये में घर में एक वाईफाई में आप जितने मर्जी लोग उस वाईफाई को यूज़ कर लें, तो कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि 1,000। अगर वो बच्चा पहले ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करता था तो उससे ज़्यादा आपकी ट्रांसपोर्टेशन की फ़ीस लगती थी। तो वो जो खर्चे हैं वो आपस में दोनों चीज़ें डिवाइड होके वो इंटरचेंज हो सकते हैं, पर लेकिन ये आपको अंदर सोचना होगा कि यस, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। बहुत से परिवारों ने बच्चों को स्कूल से हटा लिया है कि जी हम फीस क्यों दें, क्योंकि हमें ऑनलाइन एजुकेशन में आ गए हैं, वो टीचर उतना घंटे नहीं पढ़ाते हैं। अगर ज़्यादा घंटे पढ़ाते हैं तो उनको होता है कि इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो गया है कि उनकी आंखें ख़राब हो गई हैं। तो आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, या आप ऐसा स्कूल चाहते हैं कि जहाँ वो सब टीचर्स को निकाल दें कि हमको तो जी 10 टीचर की जगह 1 टीचर ही बहुत है, तो आप फ़ीस कम कर दीजिए, ठीक है। अब ये भी नहीं मालूम है कि स्कूल कब खुलेगा। अब सरकार का आदेश आ जाता है कि भाई 10 दिन के अंदर स्कूल खुलना है, तो क्या आप सारी टीचर्स वापस ला सकते हो? सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो लोगों को इसके अंदर समझ के चीज़ों को देखना होगा कि कैसे क्या हम एजुकेशन को जीवित रखना चाहते हैं या उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और सरकार से भी यही रिक्वेस्ट है कि वो स्कूल्स की तरफ, कॉलेजेस की तरफ ध्यान दे, ताकि इनको जल्द से जल्द स्टार्ट किया जा सके, और प्रिकॉशन मेजर्स से जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, SOPs हैं, उन सब चीज़ों को वो उनका पालन करें, और इनकी विज़िट्स बनाएं, कमेटी बनाएं, ताकि वो सब स्कूलों के अंदर इन सब चीज़ों को क्या क्या उपलब्ध हैं उन चीज़ों को चेक करें, ताकि कोई गलती ना हो कोई, और प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट्स हैं अच्छी तरह से पढ़ाई करें। और आप इनकी टाइम स्टैगर कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस लग सकती हैं, विद इन सर्टन प्रोपोर्शन क्लासेस लग सकती हैं। आप सब्जी मंडियों में जाते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, इतनी भीड़ होती है, तो उसको देख के लगता ही नहीं है कि यहाँ पे इस देश में कभी कोरोना भी हुआ था। पर लेकिन जब हम किसी स्कूल में, कॉलेज में एंटर करते हैं तो लगता है कि यहाँ तो कोरोना ही चल रहा है। तो एक बहुत ही अलग अलग सिचुएशन है जो हम एक ही शहर में, एक ही जगह देखने को मिलती है। तो इतना भेदभाव जो इंस्टीट्यूशंस के साथ किया जा रहा है, सो ये सरकार से अपील रहेगी कि अगर वो ये बात वहाँ तक पहुँचे तो इधर भी ध्यान दें, क्योंकि बहुत से अब जो हमारे को ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस के लिए मना किया गया कि नहीं लेनी है बच्चों से, या जो बच्चे नहीं आ रहे उनसे नहीं होनी चाहिए, पर लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की बसेस के आपके सारे टैक्सीज़ हैं जो आपको देने होते हैं, सारी फ़िटनेस के टेस्ट देने पड़ते हैं, आपके जो पहले के भी जो थे कि आपने नहीं चलाई हैं और भी कुछ भी है, तो उसके आपके प्रीवियस के साथ में पेनल्टी लग के सरकार ले रही है।
तो आप कहाँ से खर्चे आप सरकार ने फंसा रखा है दोनों तरफ ना, मतलब उधर से वो आपके ऊपर लाइबिलिटी लगा दी, उधर से परिवार को कह दे कि आपको फीस देने की जरूरत नहीं है। अब गार्जियन है वो भी कंफ्यूज हैं और स्कूल वाले तो कंफ्यूज हैं ही, अभी क्या करें। बिल्कुल है कि चीज़ों को सरकार दोनों तरफ हमेशा प्ले करती है, क्योंकि वो पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकल सिस्टम में रहेंगे वो, उनको हर तरह की वोट चाहिए, तो इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में। अब हट के बात करते हैं, ये तो बातें चल रही थी, पाइट की बात करें। अभी पाइट में क्या नए कोर्स आ रहे हैं, क्या नई तकनीक आ रही हैं, किस हिसाब से आप डील कर रहे हैं? देखिए पाइट के अंदर हमने पिछले साल भी एक हमने डिग्री कॉलेज स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपके बीकॉम ऑनर्स, आपका इकोनॉमिक ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, और हमने इस साल मास कम्युनिकेशन हम लेके आ रहे हैं जो आपके मीडिया से रिलेटेड है, और मैथ्स ऑनर्स लेके आ रहे हैं, आपका बैचलर्स इन फैशन एंड डिज़ाइनिंग लेके आ रहे हैं। तो ये काफ़ी कोर्सेज़ हैं जो बच्चों को आज के दिन में जो क्रिएटिविटी की तरफ जाना चाहते हैं, जो एनालिटिक्स की तरफ जाना चाहते हैं। हमने एक बीए सिंपल पास कोर्स हम नहीं लेके आए हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि जो स्टूडेंट्स जो रियली में पढ़ना चाहते हैं वही पाइट का रुख करें। सिर्फ टाइम वेस्टेज की तरफ अभी हम नहीं देख रहे हैं कि भाई कोई जो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है स्टडीज़ को लेके, हम उन स्टूडेंट्स से अभी थोड़ा सा बचना चाहते हैं, ताकि एक जो एटमॉस्फेयर है वो एक कंड्यूसिव हो और जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे आए उनको एक अच्छा माहौल मिल सके। और इट इज़ नॉट काइंड ऑफ ए नंबर गेम जो हम चाहते हैं कि कॉलेज के अंदर, क्योंकि बीए पास पे सबसे ज़्यादा आपको मालूम है कि बच्चे एडमिशन्स लेते हैं, पर हमने बीए पास जो कोर्स है वो हमने नहीं लिया है। और हमसे जो कमेटी है उन्होंने भी पूछा कि आप बीए पास कोर्स क्यों नहीं लेके आना चाहते हैं, क्या आप भेदभाव करना चाहते हैं ऐसे बच्चों के साथ। तो हमारा सिर्फ यही कहना था कि हमने इसको मना नहीं किया कि हम कभी नहीं लेके आएंगे, जब तक हम सक्षम नहीं हो जाते कि हम इतने लोगों का डिसिप्लिन मेंटेन कर सकें तब तक हम इनसे बचना चाहेंगे। पर तब तक हम एक इमर्जिंग एरियाज़ में कुछ ऐसी कोर्सेज़ को ही बढ़ावा देना चाहेंगे जिसके अंदर हम कुछ इनपुट्स दे सकें, ताकि हम एक अच्छे लोगों को ऐसा तैयार कर सकें जो देश के लिए कुछ नया करके दिखाएं। और इसके साथ में हमने एक जो बीबीए हमारी एक जो कंटेम्प्रेरी बीबीए जो चलती थी, उसके साथ हमने बीबीए इन एग्री बिजनेस लेके आए हैं। और जो हमारे पास बीसीए काफ़ी पॉपुलर कोर्स है हमारे, तो उसके अंदर हम एक क्लाउड कंप्यूटिंग में स्पेशलाइजेशन लेके आए हैं, बीसीए इन क्लाउड कंप्यूटिंग। और ये स्पेशलाइजेशन है ये और किसी भी कॉलेज के अंदर अभी हरियाणा में के अंदर प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं हुई है। और हमने पिछले साल ही हमने बीटेक के अंदर बहुत से इमर्जिंग फील्ड्स के अंदर स्पेशलाइजेशन स्टार्ट की थी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, आपकी साइबर सिक्योरिटी, और बहुत से हमने ऑनर्स बीटेक ऑनर्स के कोर्सेज हमने, जैसे आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, आपकी मिक्स्ड रियलिटी है, आपकी स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस हैं, आपकी 3D प्रिंटिंग है, आपके रोबोटिक्स है। तो इन सब चीज़ों के अंदर हमने पिछले साल से ही हम इन सब चीज़ों की स्पेशलाइजेशन के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो फर्स्ट इन हरियाणा जिनके पास इतनी सारी आपकी इमर्जिंग एरियाज़ के अंदर स्पेशलाइजेशन के साथ हम बीटेक करा रहे हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा रेवोल्यूशन है, जो हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में किस तरह के जॉब्स लोगों को मिलेंगे, क्या लोगों को वही कन्वेंशनल तरीके के जॉब्स मिलते रहेंगे, जो जॉब्स आज आप ले रहे हो क्या आने वाले 5 साल में 10 साल में यही जॉब्स मिलेंगे। तो हम एक रिडेंडेंट फोर्स क्यों बनाएं, इसके लिए हम ऐसे कोर्सेज़ क्यों ना इंट्रोड्यूस करें, ऐसे चीज़ें बच्चों को क्यों ना पढ़ाएं जो उनकी स्किल प्रॉपर तरीके से इन्हेंस करें उनको। एक अब जैसे आज अब एक टीवी है, सीआरटी टीवीज़ जो आपके पहले लगते थे, बॉक्स के जो बड़े बड़े टीवी आते थे जिसमें ट्यूब होती थी और चीज़ें होती थी, और आज के आपके पास बहुत ही पतले एलईडी टीवीज़ आते हैं। तो बच्चे उन पुराने टीवीज़ को रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आज ये चीज़ देख रहे हैं, और आने वाले टाइम में वो वीआर डिवाइसेस देखते हैं। तो अब जो वीआर डिवाइसेस देखते हैं तो वो बच्चे इन टीवी से भी रिलेट नहीं करेंगे आने वाले टाइम में। तो बच्चों को वो सिखाएं, वो पढ़ाएं जिन चीज़ों को वो फैंसी करते हैं, जिनको देखते हैं, फैंटेटाइज कर आप कुछ करना चाहते हैं उस चीज़ के अंदर। तो वही चीज़ें बच्चों को एक्साइट करती हैं और उनमें बच्चों का दिमाग भी चलता है। तो चाहे वो जितनी मुश्किल भी हो, पर लेकिन बच्चों का जो दिमाग है बहुत जल्दी इन
की तरफ अपने आप जाएगा। आज एक आईपैड एक बच्चे के सामने रख देंगे तो वो सब अपने आप चीज़ देखता है। स्मार्ट डिवाइस सब बच्चे के सामने देखें, वो स्क्रॉल करके, वो चाहे 3 साल का बच्चा वो कर लेता है, क्योंकि उसका सिस्टम दिमाग है उस तरफ ओरिएंट होता है। तो ये कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। सो दे आर बिल्ड विद दिस काइंड ऑफ एन सिस्टम, इंटेलिजेंट क्वोशेंट। तो अब हमको जो ये और चीज़ें सिखानी हैं जो इमर्जिंग एरिया से रिलेटेड हैं, और इनका एक मिक्स है, क्योंकि हम जो डिग्री कॉलेज है हमारे पास टेक्निकल है, फिर बी फार्मा है, डी फार्मा है, इन सब चीज़ों के मिक्स से जो एक स्टार्टअप्स बच्चे जो बना सके, जो वो हम कल्चर डेवलप करना चाहते हैं, ताकि 4 बच्चे मिलके, एक इंजीनियरिंग का बच्चा है, एक MBA का बच्चा है, एक MCA BCA या कंप्यूटर साइंस का या इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा, तो कोई किसी के पास टेक्नोलॉजी है, किसी के पास बिजनेस एनालिटिक्स है, किसी के पास मार्केटिंग स्किल्स है, किसी के पास इकोनॉमिक स्किल्स हैं, किसी के पास इंग्लिश की अच्छे कंटेंट राइटर हैं, ब्लॉगर है, तो ये किसी के पास मास कम्युनिकेशन की स्पेशलाइजेशन है। तो ये जो सब लोग इकट्ठे मिक्स होके जो एक आइडिएशन करेंगे और एक उसको बिज़नेस प्लान के अंदर जो उसको बनाएंगे और फिर उसकी बिज़नेस पिचिंग करेंगे, तो डेफिनेटली दे विड गेट अ गुड सीड फंडिंग फ्रॉम डिफरेंट कॉर्पोरेट्स, जो नए नए ऐसे आइडियाज़ को हमेशा से ताक में रहते हैं कि कौन इस तरह से कोई नए आइडियाज़ लेके आएँ और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकें, क्योंकि एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन लोगों के लिए भी, तो वो तलाश सकें। तो यही चीज़ें हैं कि बच्चों पे आप इन्वेस्ट करें और बच्चों की तरफ देखें कि यस, हमने बच्चों को क्या देना है, और एक अच्छे नए कोर्सेज जिनका कोई मतलब हो। सिर्फ एक डिग्री करने के लिए डिग्री ना करें आप कि मैंने ग्रेजुएशन करनी है। तो एक ग्रेजुएशन का मतलब है एक स्किल सेट के अंदर निपुण होना, उसके अंदर कुछ महारत हासिल करना, और उस चीज़ से लेके अपना कुछ एक ऐसी क्रिएटिविटी से, कुछ इनोवेशन से देश का नाम रोशन करें। अभी कि इतने सारे कोर्स आपने गिना दिए, पाइट पहले से ठीक चल रहा है, एक पाइट NCR अभी जो जोड़ा गया है सब, वो अलग से कॉलेज है, थोड़ा सा वो समझाएं क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन है। देखिए, जो पाइट जो है, पाइट क्योंकि सब लोग पाइट जानते हैं, तो उसके अंदर भी हमने पाइट का मतलब है पाइट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो हमारे जो स्कूल्स हैं वो भी हमने पाइट संस्कृति स्कूल है, ताकि लोग उसको रिलेट कर सकें कि वही उसी तरीके की जो एजुकेशन सिस्टम है जो हम पाइट में दे रहे हैं, वो हम स्कूल्स में भी हम दे रहे हैं। और जो ये पाइट NCR का मतलब है, ये डिग्री कॉलेज हैं जहाँ पे आपके जो डिग्री कोर्सेज़ हैं, जैसे BA BCom एंड BSc टाइप के कोर्सेज़ हैं, जो इसमें हमारे पास ये हैं कोर्सेज़, और हमने ये पिछले साल स्टार्ट किया था, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। क्योंकि पहले जो काफ़ी स्टूडेंट जो ये इकोनॉमिक ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स और मास कम्युनिकेशन या इंग्लिश ऑनर्स या इस तरह के जो कोर्सेज़ करने के लिए दिल्ली जाते थे, तो और प्रॉपर उनको हमेशा से परेशान रहते थे कि वो कहीं ना कहीं जाके एक PG लेते हैं और चीज़ें करते हैं। अगर उनका DU के मेन कैंपस में 5-6 कॉलेजेस 7 कॉलेजेस का नाम अगर हम हटा देते हैं, तो अगर उसके बाद अगर वो किसी और नीचे, बिकॉज दे आर अप्रॉक्सीमेटली 55 to 56 कॉलेजेस इन DU, और तो उसके जो नीचे के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो एजुकेशन का स्तर है, जिस तरह से पढ़ा जाता है, सिर्फ यहाँ से देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब आप वहाँ जाते हो तो आपको पता चलता है कि किस तरह के क्या एजुकेशन सिस्टम है, और क्या फिर आप सोचते हो कि वॉज इट वर्थ डूइंग, कि हम यहाँ से जाके वहाँ पे PG में भी रह रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं और आपकी क्लासेस नहीं लग रही हैं, और जो आपको सीखने को मिल रहा है और जो आप चाहते थे कि आपने सोचा था, विजुलाइज़ किया था कि ऐसा होगा, पर लेकिन फिर उनको एक धक्का लगता है। तो उस चीज़ के लिए कि यस, अब आपको अपने शहर के अंदर उनसे अच्छी फैसिलिटीज़, उनसे अच्छे टीचर्स और एक डिसिप्लिन के साथ आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं, और आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, और एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के अंदर साथ में बच्चों को इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, ताकि वो अगर जो स्टार्टअप्स की तरफ जाना चाहते हैं तो उनको एक बहुत ही इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू डू दिस काइंड ऑफ एन सिस्टम। और वो उनके साथ में जो हमारा एक पूरा स्टार्टअप विंग जो हमने बनाया है, स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर जो बनाया है, तो वो पूरे आपके एक नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा एक हम स्टार्टअप इंक्यूबेशन है जो हमने हमारा पूरा बन चुका है, और उसके अंदर अब हमारे बहुत से अभी जो स्टार्टअप्स हैं हमने इस साल रोल आउट भी कर दिए हैं। जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो स्टार्टअप्स बना रहे हैं, क्योंकि एक हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था सुपर 30 कॉन्सेप्ट, मेरे ख्याल से शब्द लोगों को शायद इस बारे में नहीं मालूम होगा कि एक जो सुपर 30 कॉन्सेप्ट है ये उन बच्चों के लिए हमारा एक मोटिवेट करने का एक ज़रिया है, जिसके अंदर हम बच्चों की पूरी ट्यूशन फ़ीस, उनकी डेवलपमेंट फ़ीस इंस्टीट्यूशन फाइनेंस करता है,
और हम इनको एकेडमिक्स तरीके से उनको जज नहीं करते कि उनके कितने मार्क्स आए हैं, बट येस 70% मार्क्स के कट ऑफ है, एलिजिबिलिटी है, बट 95% वाला बच्चा उसमें क्वालिफाई कर जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो इस चीज़ के अंदर हम बच्चे को देखते हैं, उसके अंदर क्रिएटिविटी है, उसके अंदर टैलेंट है, उसने कोई ओलंपियाड में उसने पार्टिसिपेट किया है, उसने वो ऑलराउंडर है क्या, उसमें वो कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर वो एनर्जी है ताकि वो कुछ करना चाहता है। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास काफ़ी प्रोसीजर्स हैं। तो हमारा एक पीकेट की एप्लीकेशन होती है जिससे वो सुपर 30 में आ सकता है। और इन बच्चों के लिए अगर कोई फॉरेन इंटर्नशिप भी है, किसी प्रोफेसर से प्रॉपर कोई मेंटरिंग चाहिए, कहीं किसी कंपनी में जाके कोई एक्सपोजर चाहिए, कुछ भी उस बच्चे को करना है, एवरीथिंग विल बी स्पॉन्सर्ड बाय अस। तो ओनली द पर्पज़ इज़ कि हम इन बच्चों को इतना सक्षम बना दें कि ये कोई अपना एक सक्सेसफुल वेंचर बनाएं। और उन्हीं चीज़ों के ऊपर पूरा कॉलेज, हम सब पूरे प्रयासरत हैं कि हम ये सब चीज़ें निकाल के लाएं। और जल्द ही आपको कोई ऐसी कोई कंपनी हरियाणा से और आपके शहर पानीपत से निकल के आए जिसको पूरा विश्व जाने और कहे कि यस दिस इज़ अ कंपनी जो है हमारे देश की है, अपनी कंपनी है। तो हम और लोगों की हमेशा से वो करते हैं, पर लेकिन आपके पास बहुत टैलेंट है। जब आपका बच्चा जाके 40 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए का पैकेज इन बच्चों को मिलता है, और जब हम देखते हैं कि हमने इन बच्चों के ऊपर हमने इन बच्चों को इतना पॉलिश किया था कि जो बच्चे इतना बड़ा पैकेज लेके आए हैं, तो ये हमें मोटिवेट करता है कि जब हमने इन बच्चों पे इतने कम एफर्ट्स लगाए थे कि ये बच्चे इतने आगे पहुंच गए, अगर इन पे एफर्ट्स लगाया जाएगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे। अगर एक बाहर की विदेश की कंपनी आपके बच्चे को 2 करोड़ का पैकेज देती है, 1 करोड़ का पैकेज देती है, तो आप अपने बच्चे पे इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, ताकि ये ऐसे ही हज़ारों बच्चों को अपनी कंपनी में ले सके। कैंपस में कोई बदलाव भी किए हैं, क्योंकि एनसीआर भी शुरू हो रहा है, कुछ बदलाव भी आगे कर रहे हैं, लोगों को देखने को मिलेगा कुछ? बिल्कुल बदलाव हो रहे हैं। काफ़ी बिल्डिंग्स हैं जो हमने इस साल, जो क्योंकि कोरोना के टाइम में था तो बहुत सारे चेंजेस का हमें वक्त भी मिला, क्योंकि जब आपके पास ऐसा चीज़ें होती हैं तो आप सोचते हो कि क्या किया जाए, किन किन चीज़ों के अंदर क्या कमियां थी, उन चीज़ों को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि चलते हुए माहौल के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है जब बच्चे आपके पास होते हैं तो उन चीज़ों को चेंज करना। बट डेफिनेटली वी हैव कम अक्रॉस एंड हमने बहुत सारी चीज़ों को चेंजेस किए हैं जहाँ जहाँ हमको लगता था कि ये प्रॉब्लम्स हैं। और ये बच्चों की डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने बताई आपके स्टार्टअप इंक्यूबेशन है, और एक अलग इंटरनेशनल तरीके का एक आपको ऐसा माहौल मिले जहाँ पे कॉर्पोरेट्स आके आपके कॉलेज में रहें और बच्चे वहाँ पे इंटर्नशिप करें, एक अच्छा एक ऐसा बिज़नेस इंक्यूबेशन सिस्टम बने वहाँ पे, ताकि बच्चों को फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि हम देखते थे कि इंटर्नशिप में बच्चा जब बाहर जाता है तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है और वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह जाती है, तो वहाँ से वो सर्टिफिकेट बनवा के ले आते हैं और वहाँ जाके सबमिट कर देते हैं। तो इससे अच्छा है कि आपके पास सब इनवाइट करें कंपनीज़ को, हम कंपनीज़ को इनवाइट करेंगे जो हमारा ये स्टार्टअप को-वर्किंग स्पेसेस जो हमने बनाई हैं, एंड इट विल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द कॉर्पोरेट्स विद एमर्जिंग एरियाज़, कि वो आके हमारे यहाँ पे कितनी भी आपकी ऑफिस की स्पेस की रिक्वायरमेंट है, आपके स्टाफ को रखने की रिक्वायरमेंट है, अगर आप आईटी फील्ड से, इमर्जिंग फील्ड से, इन चीज़ों के अंदर हैं, कुछ नए इमर्जिंग एरियाज़ में आप कोई इनोवेशन आपके पास है, कोई ऐसे आपने कोई स्टार्टअप बनाया था, आप दिल्ली से आए हैं, बेंगलोर से आए हैं, आप किसी और कॉस्मोपॉलिटन सिटी से पानीपत में शिफ्ट हुए हैं, पर लेकिन आप में अभी इतना क्षमता नहीं है कि आप अपना ऑफिस बना सकें, स्टाफ का खर्चा को आप देख सकें, क्योंकि आपका एक बिज़नेस नया है, तो वी वेलकम यू टू बाइट। आप आएँ, आपको बहुत अच्छी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की आपको ऑफिसेस मिलेंगे, आपका कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं होगा, नीदर इट विल बी रिलेटेड टू फूड एक्सपेंडिचर, वेदर इज़ रिलेटेड टू योर अटेंडेंस और रिलेटेड टू आपकी कोई सफाई करनी है, एसी मेंटेनेंस है, एक्सेस टू एनी काइंड ऑफ लैब इज़ वुड बी प्रोवाइडेड टू यू। जितने भी आपके इमर्जिंग एरियाज से, चाहे आप IoT में हैं, चाहे आप AI में हैं, किसी भी तरीके के कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट है आपको, सो ऑल विल बी गिवन टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आएँ, आपसे सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन है कि आप आके हमारे बच्चों को अपने साथ अपने प्रोजेक्ट्स में लगाएं, ताकि उनको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिले और वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बने, और आप भी ग्रो करें, और हमारे जो स्टूडेंट्स जो पेरेंट्स हमारे अंदर इतना फेथ रखते हैं कि वहाँ जाके बच्चों का फ्यूचर बनता है, ताकि उनका जो फेथ है और ज़्यादा परिपक्व हो और वो बढ़े। तो यही हमारी मनोकामना है। सारा कुछ आपने बताया, बीच में खर्चे की बात भी बता दी। प्लेसमेंट को लेकर, क्योंकि मैंने अपने बच्चे पे पैसा खर्च कर दिया, प्लेसमेंट को लेकर पहले भी आप लोगों से बातचीत होती रही है। अब क्योंकि 2 साल हो गए कोरोना को,
प्लेसमेंट को लेकर अब नया क्या है, पाइट की तरफ से क्या नया लेकर आ रहे हैं? देखिए प्लेसमेंट, जैसे हमने बताया कि हम जैसे एजुकेशन 2 से हम एजुकेशन 4.0 की तरफ बढ़े हैं, तो प्लेसमेंट्स के भी पहले हमारा कन्वेंशनल प्लेसमेंट्स होती थी, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता था कि करीब 150 कंपनियाँ हमारे कैंपस में हर साल आती थी। तो अनमन देखा जाता था कि एक बच्चा जब फाइनल ईयर के अंदर स्टार्टिंग में आता था तो उसकी कंपनी प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो एक कंपनी में बैठता है, 2 में बैठता है, 3 में बैठता है, तो दैट पर्सन अप्रॉक्सीमेटली सिट फॉर 50 कंपनीज, 40 कंपनीज, 30 कंपनीज। तो हमने देखा कि इसके अंदर कोई हम स्किल सेट जो है वो करिकुलम के हिसाब से स्किल सेट दे रहे हैं, उनको कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, उनको कोई एमर्जिंग एरियाज़ में कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, तो कैसे बच्चे आगे जाएंगे? क्योंकि हमने जब कॉलेज स्टार्ट किया था तो हमारा फर्स्ट बैच 2010 में पास आउट हुआ, तो जो जितनी भी कन्वेंशनल कंपनीज़ हैं जैसे TCS है, इन्फोसिस है, आपकी जितनी भी जो बड़ी कंपनीज़ हैं IT डोमेन की, तो करीब वो 3 लाख, 3.25 लाख का पैकेज तब बच्चों को देती थी। और आज 2021 में भी ये कंपनीज़ यही पैकेज दे रही हैं। तो क्या हम उसी तरीके के प्लेसमेंट सिस्टम से क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? एक बच्चा इंजीनियरिंग क्यों करे, एक बच्चा इन टेक्निकल सिस्टम में क्यों आए? तो जब हम इस तरफ हमने सोचा तो हमें लगा कि यस गैप, जब हम कंपनी से बात करते हैं तो कंपनी कहती है कि इनको कोई ट्रेनिंग तो अवेलेबल है नहीं, जो आपके जो कोर्सेज जो यूनिवर्सिटी करिकुलम से पढ़ाते हैं आउटडेटेड हैं, तो अब इनको देखते हुए हम जो इनको दे रहे हैं ये भी ज़्यादा है, क्योंकि इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो कंपनीज़ की एक बार्गेनिंग पावर रहती है कि हम इतना ही देंगे, राइट? तो ये एक काइंड ऑफ एन एक्सप्लॉयटेशन है कंपनीज़ की तरफ से। तो फिर हमने सोचा कि यस कंपनीज़ की हम एक्सप्लॉयटेशन तो दूर नहीं कर सकते हैं, बट लेकिन वी कुड बी इन अ डिफरेंट ग्रुप सेट। तो हम वो ग्रुप सेट के अंदर कैसे जाएं? तो हमने सोचा क्यों ना हम इन बच्चों को जो इमर्जिंग एरियाज़ हम लेके आए हैं इनके अंदर इनकी स्किल गेट्स को अपग्रेड करें। हमारे करिकुलम में नहीं भी है, फिर भी बच्चों को बताएं कि कंपनीज़ के साथ हम टाई अप करें, कंपनीज़ को क्या चीज़ क्या क्या स्किल सेट चाहिए, उन स्किल सेट्स के अंदर हम बच्चों को हम तैयार करें। तो हमने इसके लिए एश्योर्ड प्लेसमेंट एक स्टार्ट किया, जो हमारा एक कन्वेंशनल प्लेसमेंट से एक स्टेप हायर है, जो एश्योर्ड प्लेसमेंट है, ताकि हम एक बच्चों को जो एक 3 लाख 4 लाख का पैकेज है उसको हम बढ़ा के 10 लाख तक ले जाएं, ताकि जो भी बच्चा आए अगर वो एश्योर्ड प्लेसमेंट के ज़रिए से हमारे पास आता है तो हम उसको एक प्रॉपर तरीके की ट्रेनिंग देना स्टार्ट करें, स्पेशलाइज उसको करना स्टार्ट करें। क्योंकि हमारा जो मकसद है उसको एक शॉर्ट प्लेसमेंट में भी लाना नहीं है, हमारा उससे एक स्टेप और ऊपर है। हमारा जो मकसद है उसको स्टार्टअप की पोजीशन पे लेके जाना है कि वो एक जॉब सीकर ना बन के एक जॉब क्रिएटर बने, ताकि वो औरों को भी जॉब प्रोवाइड करे, जिसके लिए हम सब ये जो हमने भूमिका है, सिस्टम है, फाउंडेशन है, इनकी सब चीज़ों के हमने प्लेटफॉर्म रख दिया। पर लेकिन जो एक स्टार्टअप बनाने के लिए, अब जैसे हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे स्टार्टअप्स बना रहे हैं, पर लेकिन आज अगर हम एक पिरामिड में देखें कि 100 बच्चे हैं तो मेरे पास कन्वेंशनल जो P है उसके अंदर अगर मेरे पास आज 90 बच्चे हैं और मेरे शॉर्ट प्लेसमेंट में आज मेरे पास 8 बच्चे हैं, तो मेरे पास जो स्टार्टअप है उसमें 2 बच्चे हैं। तो मैं इसको 5 साल में इसको मैं इन्वर्स करना चाहता हूँ, इसको बिल्कुल फ्लिप करना चाहता हूँ कि मेरे को कन्वेंशनल में बहुत कम बच्चे हों और शॉर्ट प्लेसमेंट में थोड़े बच्चे हों, पर लेकिन सबसे ऊपर जो बच्चा हो वो बहुत ज़्यादा हो, कि स्टार्टअप्स लगाएं बच्चे, क्योंकि स्टार्टअप्स का ही जो है फ्यूचर है और स्टार्टअप के अंदर ही हमें काम करना चाहिए। क्योंकि हम किसी भी एक मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए हम गुलाम पैदा करने के लिए हम इतनी सारा सिस्टम खर्चा क्यों करें? हम अपनी जो सबसे अच्छी, जो हमारी सबसे मूल्यवान जो चीज़ें हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्स है, हम इनको बाहर की विदेशी कंपनीज़ में क्यों भेजें? तैयार हम यहाँ के लिए करते हैं, रिसोर्सेज हम यहाँ के यूज़ करते हैं, काम वो बाहर की कंपनीज़ के लिए करते हैं, और फिर हम भी गौरवान्वित होते हैं कि जी हमारा बच्चा एक मल्टीनेशनल गूगल में काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, इसमें काम कर रहा है। पर लेकिन देश को क्या मिला? उसके सिर्फ 50 लाख रुपये मिले, उसके सिर्फ 1 करोड़ रुपये मिले, और उससे जो बेनिफिट हुआ वो उस फॉरेन कंपनी को हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि हम एक ऐसी, क्यों ना हम यहाँ पे अपनी एक होम ग्रोन मल्टीनेशनल्स बनाएं। तो ये हमारा एक लॉन्ग टर्म विजन है जो हम सोच रहे हैं कि हम ये जो स्टार्टअप इंक्यूबेशन से हैं, तो हमने एक इसको नाम दिया है होलिस्टिक P। जो होलिस्टिक P का है कि हम आपको हर पहलू के अंदर हम आपको चॉइस दे रहे हैं। आपको कन्वेंशनल में रहना है, आप कन्वेंशनल में रहें, आपको एश्योर्ड प्लेसमेंट में जाना है, आप एश्योर्ड प्लेसमेंट में जाएं, जहां आपको 10 लाख 15 लाख तक की चीज़ मिलती है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी आप में आ जाती है कि येस मैं अपने बलबूते पे मैंने काम करना है, तो डेफिनेटली यू विल बी देयर इन द स्टार्टअप टीम विच इज़ द टॉप मोस्ट थिंग। तो ये हमारा एक प्लेसमेंट में जो बदलाव है जो हमने किया है, और काफ़ी हमने अभी इसको अपने जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शॉर्ट प्लेसमेंट में हमने स्कॉलरशिप्स भी दी हैं, ताकि वो जो ट्रेनिंग्स हैं इनकी उस चीज़ के अंदर करें। एक
अगर एक कंपनी में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए अगर 50,000 लगते हैं तो हमने करीब 40,000 35,000 की हमने स्कॉलरशिप्स हैं जो बच्चों को दी हैं, और जो बाकी का पैसा भी है कि बच्चे प्लेसमेंट लग जाने के बाद वो दे, राइट। अगर उतनी उसकी जॉब लगती है, क्योंकि पहले अगर वो 4 लाख की जॉब लगती है, अब उसको 10 लाख की जॉब लगती है, तो तभी वो उस चीज़ के अंदर वो आगे आए और करें। तो ये कॉन्सेप्ट है जो चेंज होगा, एंड वी आर वेरी होपफुल कि चीज़ें बदलेंगी, और कुछ हम इसमें काम कर रहे हैं, और बहुत ही मेहनत लग रही है हमारे पूरे स्टाफ की, हमारे पूरे प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की, और हमारे जितने भी एमर्जिंग एरियाज़ के जो प्रोफेसर्स हैं, डीन्स हैं, डायरेक्टर हैं, एवरीवन इज़ वर्किंग ऑन इट कि हम किस तरह से बच्चों का जो एक लेवल है उसको हम बढ़ाएं, उसको स्पेशलाइज करें, उसको जनरलाइज ना करें, और उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उन एबिलिटीज़ को हम बढ़ाएं, उनको एक्सपोजर दें। ये अच्छी चीज़ है। लास्ट क्वेश्चन करूँगा क्योंकि इंटरव्यू ज़्यादा लंबा हो गया। ऑफलाइन क्लासें का शुरू करने का है कुछ प्रोग्राम, कब से शुरू कर रहे हैं? देखिए, हम तो अभी से तैयार हैं, हमें तो हरी झंडी मिलनी चाहिए कि येस यू कैन डू इट। सो वी हैव एवरीथिंग रेडी, कैंपस इज़ कॉलिंग स्टूडेंट्स कि बच्चे आएँ और दोबारा से उसमें चहल पहल हो। और पर मोस्ट प्रॉब्ली जो मुझे लग रहा है कि कॉलेजेस तो डेफिनेटली 1 जुलाई से खुल जाने चाहिए, और स्कूल्स भी होपफुली कि कुछ क्लासेस ये स्टार्ट कर दें अभी, पर लेकिन पूरी क्लासेस अभी मुझे लगता नहीं, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट के बयान आते हैं, चीज़ें आती हैं, तो आई डोंट नो हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी अनफोल्डेड, बट लेकिन वी एक्सपेक्ट कि स्कूल कॉलेज जल्दी खुलने चाहिए, क्योंकि चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, एंड दिस इज़ अ न्यू नॉर्मल, इसके साथ जीना है। तो अभी आप सब लोग जी रहे हैं, सब घूम रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, मार्केट भी खुली है आपकी सारी, तो वाई ओनली स्कूल्स और वाई ओनली कॉलेजेस आर क्लोज्ड? राकेश जी, लास्ट सवाल पब्लिक की तरफ से है। कई बार जब आपके इंटरव्यू चलते हैं, लोगों को कुछ क्वेरी होती हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, कोई ऐसा फ़ोन नंबर या कुछ ऐसी कोई मेल, कुछ आपके ज़रिए जुड़ना चाहें, बच्चे आपसे कुछ पूछना चाहें, साझा कर सकते हो आप? देखिए, मेरा फ़ोन नंबर सभी जानते हैं, और सब लोग बात करते हैं। मैं कभी अपना नंबर छुपा के रखता नहीं हूँ किसी के साथ। तो आप अगर कोई चीज़, मेरा नंबर सार्वजनिक भी करना चाहते हैं तो 9354913020, और आप वेबसाइट पे भी देखेंगे मेरा नंबर मिल जाता है बहुत जगह पे। तो मेरे फेसबुक अकाउंट पे भी देखेंगे, लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी देखेंगे, तो आपको हर जगह मेरा नंबर लिखा हुआ है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कभी भी, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई चीज़ की कोई काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है, अगर आप कोई नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो वी आर ऑलवेज़ देयर, कि हम किसी का भी अगर भला हो सकता है तो हमें करना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को जानते हैं, कहीं किसी को कन्फ्यूजन है, तो अगर वो दूर करना चाहें, प्लीज़ मोस्ट वेलकम, एनी टाइम। तो राकेश तायल जी हमारे साथ थे। कुछ चीज़ें काम की हैं आपके, अगर जो काम की अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आजकल एजुकेशन को लेकर आप लोगों के बड़े सवाल जवाब जो हैं हमारे पास आ रहे हैं, तो इसलिए आज हम फिर राकेश तायल जी के पास पहुंचे थे। अच्छा लगा इंटरव्यू, तो शेयर जरूर करें। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।